हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 4 पार्ट तक वीडियो समाप्त किया था। ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जो हमने देखा था वो प्रतिम बनने का नियम देखा था। हमने प्रतिम किस प्रकार बनाया जा सकता है वो भी अवतल दर्पण के लिए हमने देखा था। अवतल दर्पण के लिए प्रतिम का बनना हमने देखा था। चलिए इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिम का बनना, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिम किस प्रकार से बनता है ये चीज़ हम बताएंगे। एक बात और इस वीडियो में रहेगा, मतलब आपका रहेगा फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध जो होता है वो कैसे लाते हैं, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्या देखने जा रहे हैं कि मतलब जो है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिम किस प्रकार बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो को आनंद ले सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिम का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में कि अवतल दर्पण जो था उसमें कितने पॉइंट मिले थे, 6 पॉइंट मिले थे। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण में कितने पॉइंट मिलते हैं, कितने बिंदुओं तक हम वस्तु को रखा जा सकता है, उसी बिंदु को हमें देखना। तो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट होता है, तो ये होता है ध्रुव होता है, पी होता है, यहाँ मुख्य फोकस होगा, एफ कह सकते हैं, और यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा, और यहाँ पर क्या है, अनंत। तो हमेशा वस्तु दर्पण के सामने रखी जा सकती है। तो पहला पॉइंट ये मिलेगा, अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत। यानी जब वस्तु अनंत पर होगा तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा ये हमें करना है। दूसरा नंबर अनंत और मतलब जो है ध्रुव के बीच में, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अनंत तथा ध्रुव के बीच में। तो उत्तल दर्पण में 2 ही पॉइंट मिलेंगे आपको, 2 जगह वस्तुओं को रखा जा सकता है, या तो अनंत पर रखा जा सकता है या तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में। तो पहला नंबर क्या देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर कंडीशन क्या देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए इसमें 2 ही पॉइंट आपको तैयार करना है, उसमें 6 पॉइंट तैयार करने थे। और उत्तल दर्पण में हमने देखा था 6 पॉइंट, नहीं वस्तु अनंत पर था, वक्रता केंद्र पर था, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, 6 पॉइंट थे। यहाँ पर केवल 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट ही मिल रहा है। क्योंकि जब वस्तु ये आपका दर्पण रखा हुआ, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी तो या तो अनंत पर रखी जाएगी या तो क्या है, ये ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाएगा। 2 ही पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसके लिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार बनेगा ये दोनों चीज़ें हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ होता है। तो ये परावर्तक तल, बाहर वाला तल क्या है, ये परावर्तक तल है, यानी M1 और M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है। और ये है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। इसको और थोड़ा बड़ा खींच देते हैं, यह है मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई वस्तु कहाँ पर रखी है तो बच्चा है ये ध्रुव, ये क्या होता है, ध्रुव P होता है, ये P है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर क्या होता है, C होता है। ठीक है, कोई वस्तु हमारा कहाँ पर रखा है तो यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा पॉइंट अगा देते हैं, यहाँ पर क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत है, और वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। अब यहाँ हम प्रतिबिंब बनने का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब खींचने का नियम। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है, टकराएंगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, लेकिन टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा ये प्रकाश की किरणें। देखिए पहला कंडीशन क्या, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, फैलाने का काम करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब मतलब जो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है एक ही बिंदु पर। यहाँ पर जैसे हम देखे थे ना, अवतल दर्पण में इस प्रकार से तो होता था, प्रकाश किरणें आती थी तो अंदर की ओर भागती थी, लेकिन इसमें क्या है, पृष्ठ ऐसे है तो बाहर की ओर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरणें ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि प्रकाश किरणें ऐसा है और हम पढ़े हैं क्या होता है कि दूसरी किरण कहाँ से भेजेंगे, तो ये अनंत से आ रहा है। एक चीज़ हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो दोनों समांतर होंगी। अगर प्रकाश किरणें जो अनंत से आती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो एक किरण हमने भेज दिया, दूसरा किरण अगर हम भेजेंगे तो हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये समांतर नहीं होगा। तो दूसरा किरण क्या है कि ऐसे हम भेजेंगे, ऐसे, तो यह टकराएगा। अब ये वक्रता केंद्र से होकर समझ जाएगा, अगर ये दर्पण ना होता तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ऐसे जाएगा और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस ऐसे चला आएगा।
तो एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये दोनों किरणें प्रकाश में टकराने के बाद यहाँ आपस में नहीं मिलेंगी। दोनों प्रकाश की किरणें टकराने के बाद क्या होगा, आपस में नहीं मिलेंगी। तब जब ये आपस में नहीं मिलेंगी तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। मतलब अगर ये प्रकाश की किरण को, ध्यान से देखिएगा, अगर जो ये प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण को आगे जाने के बजाय पीछे हम महसूस करें कि ऐसे खींच दें, और इस प्रकाश किरण को ऐसे खींच दें, तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से वापस आ जाएंगी। देखिए प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस इसी पथ पर वापस लौट आएंगी। तो क्या यहाँ इस बिंदु पर काट रही है, ये आपका क्या है, यफ है। क्या है ये यफ। कहाँ काट रही हैं, तो यफ पर काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस पर ही काट रही हैं। लेकिन अब ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, देखिए वास्तव में नहीं मिल रही हैं। प्रकाश की किरणें काट तो रही हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो यहाँ से होकर के ये प्रकाश किरण टकराने के बाद यहाँ से वापस चली जाएंगी ऐसे से, और ये प्रकाश किरण टकराने के बाद उधर चले जाएगी, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो आगे चलकर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब प्रकाश की किरणें आगे चलकर नहीं मिलता है तो उन्हें हम कल्पना करते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं। तो अगर इस किरण को पीछे की ओर बढ़ा जाए और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ा जाए तो एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो जिस बिंदु पर काटते हैं प्रतिबिंब वही बनता है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है पहला नंबर, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, पहला नियम यही आएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। अवतल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो पहला नंबर दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब पे कहाँ, देखिए दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात कैसा बन रहा है, तो आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आभासी। क्यों, क्योंकि ये वास्तव में प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें मिल ही नहीं रही हैं। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बच्चा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी। आभासी। अब जो हमने एक चीज़ बताया था कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है, यानी आभासी बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा। तथा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए छोटा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो ये होगा। ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये चीज़ हो गया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा नंबर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा, जैसे पहला हमने जाना कि जब वस्तु अनंत पर हो तब, अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। ये दूसरा क्या है, जब वस्तु, 2 नंबर क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, तब क्या हो जाएगा, तब प्रकाश की किरणें ऐसे, एक हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। और उसके बाद ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है आपका क्या, अनंत, और ये क्या है, ध्रुव P। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। अब क्या है कि पहला नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ऐसे करके। तो मुख्य फोकस ही तो है, यहाँ से होकर जाती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें आगे चलकर जाएंगी तो मुख्य फोकस से होकर नहीं जा पाएंगी, तो इन्हें हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे। देखिए पीछे तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें जब ऐसे जाएंगी तो टकरा करके ऐसे चली जाएंगी। इसका मतलब क्या, मुख्य फोकस से होकर नहीं जा रहा है। और नियम क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, तो कल्पना करेंगे कि ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। देखिए कल्पना क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। देखिए सीधा यही तो है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब क्या है कि कल्पना करते हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे मुड़कर जा रही हैं, तो मतलब कहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ से आ रही है, तो दिखाई दे रहा है। ये कौन सा बिंदु है, यफ है। दूसरा नंबर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, दूसरा वक्रता केंद्र से ऐसे भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसे भेज देंगे। कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र। तो देखिए सी से होकर वैसे टकराएंगी, देखिए जाएंगे ऐसे टकरा करके ऐसे वापस हो जाएंगी, लेकिन हम महसूस क्या करेंगे कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं और फिर उसी पथ पर वापस आ रही हैं, यही महसूस करेंगे। क्योंकि वास्तव में घटना नहीं घटेगा, लेकिन आभास करेंगे, तो ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ाएंगे तो यही तो होगा। तो अब ये दोनों कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चा, तो प्रतिबिंब पहला नंबर लिखेंगे कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब देखिए ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में। और वो भी क्या रहेगा, दर्पण के पीछे, बीच में, दर्पण के पीछे, ब्रैकेट में लिख देंगे दर्पण के पीछे। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, आभासी।
क्यों आभासी बन रहा है? क्योंकि ये प्रकाश किरण वास्तव में आगे चलकर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका पथ ये चला गया और इनका पथ इधर चला, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है आगे चलकर, तो नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? पीछे मिलाना पड़ रहा है। तो पीछे यहाँ पर मिल जा रही हैं, इसलिए क्या कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और देख रहे हैं तो कैसा बन रहा है? सीधा। और क्या बनेगा? छोटा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हर कंडीशन पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा, छोटा। और यहाँ भी आभासी, सीधा, छोटा। तो आंख मूंद करके आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। देखिए, आभासी, सीधा तथा छोटा बन रहा है, ठीक है। और किरण आरेख की बात करेगा तो 2 पॉइंट के लिए ही किरण आरेख इसमें खींचे जा सकते हैं। एक किसके लिए? तो एक है अनंत के लिए, और एक जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तब के लिए है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। और जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ देखिए, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है और दर्पण के पीछे। और जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है और दर्पण के पीछे। तो ये हमारा जो था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। आप समझ पाए होंगे। 2-3 बार ये वीडियो आप रिवाइज करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध देखते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या देखते हैं? संबंध देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन जो जानते हैं हम, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। ये कंडीशन हम जाने वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में संबंध। या यह बराबर क्या लाना है? यह बराबर r/2 ये सिद्ध करके हमें लाना है, ठीक है। या क्या है क्वेश्चन? ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि यह बराबर r/2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मतलब क्या बनाते हैं? दर्पण बनाते हैं। आप गोलीय दर्पण रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए कंडीशन है, लेकिन खैर हम उत्तल दर्पण के द्वारा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लेते हैं उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। और जैसे मानेंगे वैसे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। m1 m2 क्या मान लेते हैं? माना एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण m1 m2 है, ठीक है। यह है m1 m2 है। ये मान लेते हैं क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब जाहिर सी बात है गोलीय दर्पण है तो इसकी त्रिज्या होगी, जिसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r है तथा फोकस दूरी, तथा फोकस दूरी f है। ये मान लिया हमने क्या माना? कि हमारे पास एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है तथा फोकस दूरी क्या है? f है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, यहाँ f लिख देते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, एक प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं ये, और टकराती के बाद क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, नहीं एफ से होकर के जाती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है? सेंटर होता है, सी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हो गया, ये कौन सी किरण हो गया? देखिए, ये प्रकाश किरणें आई तो इसका नाम आपतित किरण क्या है? ये तो ये बच्चा है, लिख देते हैं। खैर, इसका नाम है ये आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। और इसका नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ध्यान दीजिए, आपतित और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। जैसे हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन में कि ये दर्पण है और दर्पण से कोई प्रकाश किरण गई और टकराने के बाद तो इसको कहते हैं आपतित किरण, और जाने के बाद जो वापस आते हैं उसे इसके आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आपतन बिंदु ये हुआ, आपतन बिंदु ये क्या है? तो इसको मान लेते हैं, ये आपतन बिंदु जो है वो मान लेते हैं ये क्या है? डी है। आपतन बिंदु क्या है? डी। खैर यहाँ पी होता है, ठीक है। डी पर हम क्या खींच देते हैं? एक लंब खींच देते हैं। तो ये लंब देखिए, अगर कोई लंब जो है, अगर लंब खींचेंगे तो लंब कहाँ से होकर जाएगा? तो बच्चा सेंटर से होकर जाएगा, क्योंकि किसी गोलीय पृष्ठ पर, ठीक है, खींचा गया लंब जो होता है वो सेंटर से होकर जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वृत्त है, अगर कोई भी लंब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर। यहाँ से लंब डालेंगे तो सेंटर से, अगर यहाँ से लंब डालेंगे तो सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। यानी किसी भी गोलीय पृष्ठ पर डाला गया लंब, खींचा गया लंब कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। जब सेंटर से होकर जाएगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे कहते हैं आर, मतलब आई। आपतन कोण को क्या कहते हैं? आई। आपतन कोण बनता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण आर बनता है, ठीक है। तो 2 कोण बनेंगे। एक कोण यहाँ भी हालांकि बन रहा है तो इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, ठीक है। बात को समझिए, क्योंकि इससे हमें आवश्यकता है। अब एक चीज़ हमें और जानना है कि जो ये वक्रता मतलब केंद्र है, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? तो त्रिज्या आर कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है? फोकस दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं? एफ कहलाती है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है? एफ होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी सी एफ में बात करें, त्रिभुज
त्रिभुज जैसा कि चित्र में दिखाया गया, लिख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा, फिगर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रकाश किरण डाला गया, परावर्तन हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बीच में कोण आई बन रहा है, आपतन कोण है, कोण यहाँ बन रहा है आर, परावर्तन कोण है। यहाँ से एक अवलंब खींचा गया है जो सेंटर से होकर जाएगा, तो यहाँ एक कोण हमने मान लिया कोण 1 है। तो अगर त्रिभुज हम बात करें, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज CDF, CDF एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कोण आई बराबर कोण, देखिए पहला नंबर क्या है, कोण आई बराबर कोण आर के। क्यों? क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, वही चीज़ बराबर है, क्योंकि आपतन कोण चाहे लिख देंगे परावर्तन के नियम से, लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं परावर्तन का नियम ही कराता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण आई और कोण आर बराबर होंगे। दूसरी बात बच्चा क्या है, ये समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरी बात यह है कि कोण आई और कोण 1 भी बराबर है, कोण आई बराबर कोण 1 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा परिच्छेद कर रही है, तो जो तीसरी रेखा परिच्छेद करती है तो यहाँ एक कोण बनता है और यहाँ पर एक कोण बनता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा परिच्छेद करती है तो जो यहाँ पर कोण बनता है और जो यहाँ पर कोण बनता है इसे कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे। क्या है ये? तो ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो दो चीज़ बराबर आ गया। अब जब दो चीज़ बराबर आ गया तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण का तो तुलना कर सकते हैं। देखिए समीकरण देखिए कोण आई और कोण आई, किन्हीं दो समीकरणों का अगर एक पक्ष बराबर है तो वहाँ क्या हो जाता है, तुलना हो जाता है। तो दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है। देखिए कोण आई बराबर है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर देखिए हम सिद्ध करके वही चीज़ ला रहे हैं, यह बराबर r/2 ये सिद्ध करके लाएंगे। ठीक है, तुलना करने पर। अब बच्चा जब तुलना कराएंगे तो जो बराबर वाला टर्म होता है वो तो गायब हो जाता है। तो क्या जाएगा, कोण r बराबर क्या जाएगा, कोण 1। कोण r बराबर किसका जाएगा, कोण 1 के। अब जब एक त्रिभुज में देखिए, जब कोण r बराबर कोण, एक ही त्रिभुज में दो कोण जब बराबर होते हैं, एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः क्या है कि DCF जो त्रिभुज हमारा है वो क्या है, चाहे CDF जो त्रिभुज हमारा है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज CDF, अतः त्रिभुज CDF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चा समद्विबाहु त्रिभुज अगर वो है तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तब क्या कंडीशन होगा, तब समझिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और सिद्ध भी हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होता है। बराबर मतलब कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, DF है और R के सामने की भुजा क्या है, CF है। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः DF, देखिए DF कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, DF बराबर क्या हो जाएगा, CF। देखिए CF क्यों लिखेंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, भुजा बराबर होती है, ये कंडीशन हो गया। अब भैया जब बराबर होता है तो DF बराबर क्या आ गया, CF। अब यहाँ एक चीज़ हम मानेंगे, देखिए ये जो त्रिज्या है, ये जो गोलीय दर्पण है बहुत छोटा है, तो मान लेते हैं कि D बिंदु क्या है, P के समीप है। ये चीज़ मानना पड़ेगा क्योंकि अति सूक्ष्म दूरी है दोनों की, इसकी क्या अति सूक्ष्म दूरी है। तो मान लेते हैं D बिंदु क्या है, P के समीप है। माना D बिंदु P के समीप है। अब जब B मतलब D बिंदु P के समीप होगा, मतलब कि D बिंदु भी जहाँ P है वहीं पर है, मतलब जहाँ पर P है वहीं पर D बिंदु है। तो FP बराबर क्या हो जाएगा, FD, मतलब चाहे DF बराबर क्या होगा, FP। देखिए DF बराबर क्या होगा, FP, मतलब जहाँ पर D है वहीं पर अगर P है तो दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं होगा, तब मतलब DF बराबर क्या हो जाएगा, FP के हो जाएगा। मतलब DF बराबर क्या हो जाएगा, FP के हो जाएगा। ये मान इसमें रखेंगे, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर अब जब 3 में आप रखेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट पूरा तैयार कर लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF के स्थान पर क्या जाएगा, FP बराबर CF। ठीक है, FP बराबर क्या जाएगा, CF। आप ध्यान दीजिए FP को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए FP को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए FP ऐसे CF, देखिए FP आपका आया, यहाँ पर क्या है FP और उसके बाद क्या गया है CF। तो CF को हम चेंज करेंगे, देखिए क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से लेकिन नापी जाती हैं। CF को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बिंदु है C और ये बिंदु है F। CF को लिख सकते हैं CP माइनस FP, नहीं CF को लिखा जा सकता है CP माइनस FP, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए।
देखिए हमें लेना यही दूरी, तो हम पूरी दूरी में से इतना दूरी काट कर निकाल देंगे तो सी एफ ये तो आ जाएगा। तो सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस एफ पी। अब एफ पी को जलाइए तो एफ पी प्लस एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। अब ध्यान दीजिए एफ पी क्या हो जाएगा, 2 एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। अब एफ पी बराबर क्या आ जाएगा, तो सी पी बाई 2। अब चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए चूंकि सी पी का जो मान है, सी पी बराबर क्या है, चूंकि सी पी बराबर स्मॉल आर, देखिए चूंकि सी पी बराबर क्या है, स्मॉल आर वक्रता त्रिज्या है। और एफ पी बराबर क्या है, एफ पी बराबर देखिए एफ पी बराबर क्या है, स्मॉल एफ रखने पर। तो जब रखेंगे तो क्या जाएगा, एफ पी के स्थान पर स्मॉल एफ आ जाएगा, सी पी के स्थान पर आर जाएगा, आर बाई 2। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकल करके आ गया। अगर आपको सिद्ध करने के लिए आएगा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप ये कंडीशन लगा देंगे तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या है, फोकस दूरी में संबंध आ जाएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए यह बराबर आर बाई, तो भी आपको यही प्रोसेस आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जो हम मिलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारे नियम बताएंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति के प्रॉपर्टी नियम बताएंगे। उसके बाद आपको यूबीएफ में संबंध बताएंगे, मतलब वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ही बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देख करके और बढ़िया से नोट करके आप जो है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको भी प्रूव करना अच्छे से आ जाएगा। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।